हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी से और बैंक प्रमोशन के संबंध में। ये हम लोग जेआईबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 3 पढ़ रहे हैं। कोर्स स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे पास दो तरह के कोर्सेज है। अगर आपका समय बहुत कम बचा है एग्जाम के लिए, ठीक है, तो आप ये शॉर्ट टर्म पासिंग कोर्स कर सकते हैं, जिसके हेल्प से आप कोर्स को मात्र 24 घंटे के अंदर ही अंदर कोर्स खत्म कर लेंगे। बहुत बेहतरीन कोर्स है। और दूसरी तरफ है शॉर्ट टर्म तो खैर है ही, प्लस इन डेप्थ वीडियोस भी है, ठीक है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ एक अंतर है कि वैलिडिटी 6 महीना, यहाँ अंतर है कि लाइफ लॉन्ग है। अगर प्रिंसिपल से पेपर करेंगे दाम है 600 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम है 800 रुपये, दाम है 1500 रुपये। लीगल का करेंगे तो 600 रुपये, दाम है 1200 रुपये। कॉमर्स पे करेंगे दाम है 1500 रुपये, इसका दाम है 3000 रुपये। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स डाल दिया है, ठीक है। अब अगला सवाल है, क्या सवाल है? द सीरीज ऑफ फिक्स्ड पेमेंट्स paid or received by a person at a specified frequency over a fixed period of time are called। बोलता है सीरीज जो होता है फिक्स्ड पेमेंट का, जो कि पेड होगा चाहे रिसीव्ड होगा किसी पर्सन के द्वारा एक फिक्स्ड या स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी पे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, उसे हम क्या बोलेंगे? देखिए समझिएगा क्या बोल रहा है। सीरीज ऑफ फिक्स पेमेंट हो रहा है, रिसीव होता है फॉर किसी इंसान को, एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और एक फिक्स पीरियड बना दिया गया टाइम का, उसी समय इसको रिसीव होगा। ए ऑप्शन उसको हम इंस्टॉलमेंट बोलेंगे, बी ऑप्शन हम उसको एन्युटीज बोलेंगे, सी ऑप्शन है हम उसको मैच्योरिटी पेमेंट्स बोलेंगे, और डी ऑप्शन है कि हम उसे सिंकिंग फंड्स बोलेंगे। देखिए एक फिक्स्ड पीरियड बताया गया ऑफ टाइम, तो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम कहाँ हो सकता है? और कोई पर्सन रिसीव कर रहा है, पेमेंट क्या है, पेड हो या रिसीव्ड हो, कोई पर्सन कर रहा है, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट भी एक वही चीज होगा, बट उसमें क्या है कि आदमी खाली पैसा पे करता है, रिसीव नहीं कर सकता है। सिंकिंग फंड में होता है पेड और रिसीव्ड का कंसेप्ट है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सिंकिंग फंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंडेड इंटरेस्ट इज नॉट मैच्ड। बोलते हैं इनमें से कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जहां पे कंपाउंडेड इंटरेस्ट मैच नहीं होता है फॉर्मूला से? ए ऑप्शन है पी 1+r इज इक्वल टू कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कंपाउंडिंग, बी ऑप्शन है पी ब्रैकेट 1+r/4 इज इक्वल टू कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टरली कंपाउंडिंग, सी ऑप्शन है p1+r/2 फॉर कैलकुलेशन ऑफ हाफ ईयरली कंपाउंडिंग, डी ऑप्शन है p1+r/4 कैलकुलेशन ऑफ वीकली कंपाउंडिंग। अब शब्द क्या था? सही से मैच नहीं होता है, तो इसके सब सही ऑप्शन हो जाएगा डी। और एक्चुअली यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको सही ऑप्शन हम लोग मार्क कर लेंगे, वो क्या है? डी, ठीक है, डेट इज करेक्ट, ठीक है, ओके। क्योंकि वीकली में यहाँ 52 या 53 करना था, यहाँ पे r/52 या 53 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ए पर्सन इन्वेस्ट इन सम मनी इन बॉन्ड्स ऑन विच इंटरेस्ट वुड बी रिसीव्ड by him on half yearly basis at the end of 6th month, such payment can be said to be। बोलता है कि कोई पर्सन है जो इन्वेस्ट करता है कुछ पैसा बॉन्ड पे और उसको इंटरेस्ट मिलता है हाफ ईयरली बेसिस पे 6 महीना खत्म होने के बाद, इस तरह पेमेंट को हम क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है एट द एंड ऑफ एन्युटी, बी ऑप्शन है एट द बिगिनिंग ऑफ एन्युटी, सी ऑप्शन है ऑर्डिनरी एन्युटी, डी ऑप्शन है सिंकिंग फंड। क्या होगा सही ऑप्शन? सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका सी, ऑर्डिनरी एन्युटी हम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी एन्युटी। क्वेश्चन नंबर 4, to ensure that a company is following the accounting standards in India is the duty of which of the following। बोलता है कि भारत में जो कंपनी है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो भारत की उसको फॉलो कर रही है, किसका ड्यूटी है? ए ऑप्शन है कंपनी मैनेजमेंट, बी ऑप्शन है कंपनी सेक्रेटरी, सी ऑप्शन ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, डी ऑप्शन ऑल द अबव। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ये ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर ऑफ द कंपनी। Question number 5, firm has been changing its depreciation policy after every 2 to 3 years, it is violating which of the following concept। बोलते हैं फर्म जो है अपना डिप्रिसिएशन पॉलिसी को चेंज कर रहा है हर 2 से 3 साल पे, और ये वॉल्यूशन है, किस कंसेप्ट का वॉल्यूशन माना जाएगा? ए ऑप्शन है कंजर्वेशन कंसेप्ट, बी ऑप्शन है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, सी ऑप्शन है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, और डी ऑप्शन है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का वॉल्यूशन माना जाता है। नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन कनेक्शन विद बॉन्ड। इनमें से कौन सी बात सही नहीं है बॉन्ड के संबंध में? ए ऑप्शन है बॉन्ड इज ए नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट, बी ऑप्शन है
बॉन्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड इज फिक्स्ड एंड कॉल्ड कूपन रेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है बॉन्ड पर, फिक्स्ड होता है, उसे हम कूपन रेट बोलते हैं। सी ऑप्शन है बॉन्ड इज रिडीमेबल एनी टाइम, बॉन्ड को आप किसी भी समय रिडीम कर सकते हैं। डी ऑप्शन है एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फ्रॉम बॉन्ड इंक्लूड इंटरेस्ट पेमेंट्स प्लस द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। बोलते हैं एक्सपेक्टेड कैश फ्लो जो होता है बॉन्ड में वो इंक्लूड करता है इंटरेस्ट पेमेंट प्लस रीपेमेंट करना प्रिंसिपल का। क्या होगा सही? इस केस में बॉन्ड एक नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट है। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। नेगोशिएबल क्या मतलब होता है? ट्रांसफरेबल। तो बॉन्ड कोई किसी तरह का ट्रांसफरेबल प्रोमिसरी नोट नहीं होता है। ये बात गलत है, यानी ए ऑप्शन गलत है। बाकी जो इसमें तीनों बात बताई गई है वो सही है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बॉन्ड में फिक्स्ड होता है, कूपन रेट बोलते हैं। फिर बॉन्ड को रिडीम कर सकते हैं कभी भी। और डी जो ऑप्शन बताया कि एक्सपेक्टेड कैश फ्लो जो होता है बॉन्ड में इंक्लूड किया रहता है इंटरेस्ट पेमेंट प्लस रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है। नंबर 8, which of the following statement is correct statement? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है ये बताना है। ए ऑप्शन है where the required rate is equal to the coupon rate, the value of bond is equal to its par value। बोलता है अब यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। ए ऑप्शन है where the required rate is equal to the coupon rate, the value of bond is equal to its par value। बोलता है जहाँ पे जो रिक्वायर्ड रेट होता है वो अगर इक्वल है कूपन रेट के तो वैल्यू जो होगा बॉन्ड का इक्वल टू पार वैल्यू होता है क्या। ठीक है। बी ऑप्शन है where the required rate of return is greater than the coupon rate, the value of bond is smaller than its par value। ठीक है। तो बोलता है जहाँ पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा कूपन रेट से, वैल्यू जो होगा बॉन्ड का वो कम होगा पार वैल्यू से। सी ऑप्शन है where the required rate of return is greater than is smaller than the coupon rate, the value of bond is greater than its value। बोलते हैं जहाँ पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो कम होगा कूपन रेट से, जो वैल्यू होगा बॉन्ड का ज्यादा होगा उसकी वैल्यू से। डी ऑप्शन है सारे बात सही। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? बी हो जाएगा। ठीक है। यानी जहां पे जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है अगर वो ज्यादा है कूपन रेट से, तो नेचुरल सी बात है कि बॉन्ड का जो वैल्यू होगा वो कम हो जाएगा पार वैल्यू से। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, if a firm receives advance against purchase of goods from the customer, it does not take this to income or sell due to which of the following concept। बोलता है अगर कोई फर्म को रिसीव हुआ एडवांस जो उसने परचेज किया गुड्स उसके अगेंस्ट में किसी कस्टमर से, तो वो इसे अपने इनकम या सेल में नहीं लेता है। और एक कौन से कंसेप्ट से ऐसा माना जाता है, चाहे ऐसा कौन से कंसेप्ट से होता है। ए ऑप्शन रियलाइजेशन कंसेप्ट, बी ऑप्शन है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट, सी ऑप्शन है कंजर्वेशन कंसेप्ट, डी ऑप्शन है गोइंग कंसेंट कंसेप्ट। जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, the depreciation method in which depreciation is calculated on the principle that assets loses an equal amount of value every year। बोलते हैं डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड है जहाँ डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है इस प्रिंसिपल के ऊपर जहाँ एसेट जो है लूज करता है इक्वल अमाउंट ऑफ वैल्यू हर एक साल। ये ऑप्शन है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, बी ऑप्शन है सम ऑफ ईयर्स मेथड, सी ऑप्शन है डाउन डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, डी ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन मेथड। आपकी समझ से क्या होगा सर सही आंसर? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सम ऑफ ईयर्स मेथड इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following event or transaction shall be recorded in the accounting book of a company। इसे बोलते कौन से इवेंट या ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड which of the following event or transaction shall not be recorded in the accounting book of a company। बोलते हैं इनमें से कौन सा इवेंट या ट्रांजैक्शन इसको रिकॉर्ड नहीं करने की जरूरत है अकाउंटिंग बुक जो कंपनी की होती है। ए ऑप्शन हो जाएगा कंपनसेशन पेड टू ए वर्कर बाय द कंपनी फॉर इंजरी ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स। बोलता है किसी तरह का जो कंपनसेशन पेड किया गया वर्कर को कंपनी के द्वारा और काम करते समय जो ड्यूटी आवर्स में उसको कोई चोट पहुंच गया हो तो। बी ऑप्शन एडवर्स इफेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी ड्यू टू इल हेल्थ ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर। बोलता है कोई एडवर्स इफेक्ट हो जाता है कंपनी की परफॉर्मेंस में और इसका कारण क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर की तबीयत खराब हो गई है। ठीक है, हेल्थ सही नहीं। सी ऑप्शन है राइट ऑफ अकाउंट ऑफ ए ट्रेड डेब्टर हु डाइड आफ्टर मीटिंग एन एक्सीडेंट। बोलता है अकाउंट को राइट ऑफ कर जाता है ट्रेड डेब्टर का जहाँ पे कोई मीटिंग के बाद ट्रेड डेब्टर है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो। डी ऑप्शन ऑल द अबव। इसमें सही ऑप्शन आपको मार्क किया हुआ ही है, सी हो जाएगा कि राइट ऑफ कर जाता है उस तरह के अकाउंट को जो कि ट्रेड डेब्टर को होता है जहाँ पे वो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है
कोई मीटिंग करने के बाद जैसे ही आता है, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उस अकाउंट को डेट मतलब हटा देते हैं, क्योंकि उससे पैसा तो मिलना है नहीं, क्या है, उससे पैसा में कुछ मिलना है नहीं, इसलिए उसको हटा दिया जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो 13 में क्या बोलता है, 13 में बोलता है when the accounting standards are not followed by a business, बस जहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलोड की जाती है बिजनेस के द्वारा, उसमें ए ऑप्शन है द ऑडिटर्स क्वालिफाई देयर ऑडिट रिपोर्ट्स, बी ऑप्शन है इफ द ऑडिटर्स डू नॉट क्वालिफाई देयर ऑडिट रिपोर्ट्स दे आर गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, सी पॉइंट है आपका द मैनेजमेंट इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो बोलते हैं जहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है जिसको कि अगर फॉलो नहीं करता है जो बिजनेस का हिसाब है, तो इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट है द ऑडिटर क्वालिफाई देयर ऑडिट रिपोर्ट्स, बी पॉइंट क्या दिया हुआ है कि ऑडिटर्स डू नॉट क्वालिफाई देयर ऑडिट रिपोर्ट्स क्योंकि वो लोग गिल्टी है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए। सी ऑप्शन है मैनेजमेंट, यहाँ पे मैनेजमेंट को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। ए ऑप्शन है ए टू सी ऑल करेक्ट, बी ऑप्शन है ए टू सी आर करेक्ट, सॉरी बी में क्या ऑप्शन है ए एंड सी आर करेक्ट है, सी ऑप्शन में ए एंड बी आर करेक्ट, डी ऑप्शन है बी एंड सी आर करेक्ट, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्यों, क्योंकि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कोई बिजनेस फॉलो नहीं कर रहा है, नेचुरल सी बात है कि ऑडिटर की अपनी गलती है, उसके अपना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है जिसकी वजह से उसका क्वालिफाई नहीं करेगा ऑडिट रिपोर्ट, और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट भी इसके लिए जिम्मेवार है, तो इसलिए डी ऑप्शन सबसे सही है, बी एंड सी आर करेक्ट। क्वेश्चन 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड इन टर्म्स क्लासिफिकेशन वेरियस एसेट्स, बोलता है इनमें से कौन सा चीज मैच नहीं करता है जो टर्म से क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस एसेट्स का। ए ऑप्शन है पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स, ये दोनों क्या है इंटेंजिबल एसेट्स है। गुड, बी ऑप्शन है गुडविल क्या है फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस मतलब मनगढ़ंत एसेट है, ठीक है, ड्यू टू विच आल्सो पार्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, यानी इंटेंजिबल एसेट मतलब जिसको हम छू नहीं सकते हैं। सी ऑप्शन है एन इंटेंजिबल एसेट should be identifiable and distinguishes from goodwill as per accounting standards 26, इसको हम AS 26 बोलते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट जो होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और डिस्टिंग्विश किया जाता है गुडविल से एज पर AS 26, और डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है वो बताना है। और यहाँ पे क्या बोला नॉट मैच्ड, शब्द को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बाकी सारे सही हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन इसमें गलत है वो बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बेसिकली गलत है। पेटेंट्स और ट्रेडमार्क क्या है इंटेंजिबल एसेट से, गुडविल क्या है एक फिक्टिशियस एसेट है जिसको कि हम इंटेंजिबल एसेट का भी पार्ट मानते हैं, यानी ये दोनों सही है, ठीक है, खाली सी पॉइंट गलत था इसलिए इसको हम मार्क किया। क्वेश्चन नंबर 15 द अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो बोलता है जो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है जहाँ एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, ड्यू टू कौन सा एप्लीकेशन की वजह से होता है, चाहे कौन सा एप्लीकेशन मतलब हम करते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट का उसकी वजह से। ए ऑप्शन है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बी ऑप्शन है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, सी ऑप्शन रियलाइजेशन कंसेप्ट, डी पॉइंट है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। सही ऑप्शन क्या होगा वो बताइए। नेचुरल सी बात है डी ऑप्शन सबसे सही है, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इसका सबसे सही आंसर है, ठीक है। और हमारे पास अभी यहाँ पे जैसे जेबी का दो तरह का कोर्स है, एक शॉर्ट टर्म पासिंग कोर्स है, अगर जहाँ पे एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है, 2 दिन 3 दिन बचा है, तो ये बहुत बढ़िया कोर्स आप इसको पढ़ के पास कर सकते हैं। दूसरी तरफ है अगर वो समय कम हो और समय ज्यादा हो, दोनों के लिए कोर्सेज बनाए, शॉर्ट टर्म कोर्स है समय कम है और ज्यादा समय है तो आप इन डेप्थ वीडियोज भी पढ़ सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है, दोनों जगह 13,500 का क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी 6 महीने का, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग हो जाता है। प्रिंसिपल से करेंगे दाम है 600 रुपये, दाम है 1200 रुपये, अकाउंटिंग का दाम है 800 रुपये, दाम है 1500 रुपये, लीगल का दाम है 600 रुपये, दाम है 1200 रुपये, कॉपी पे करेंगे दाम है 1500 रुपये, इसका दाम है 3000 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4 टाइम्स 9685 दूसरा नंबर है 7827546946। आप वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymetal.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seatc913@gmail.com।